पीपलापुर नाम का एक गांव था और यहाँ मीरा नाम की एक होनहार लड़की रहती थी। वो साधारण घर में जन्मी थी, लेकिन उसका सपना बहुत बड़ा था। एक दिन मशहूर शेफ बनना। खाना बनाना उसके लिए सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि एक पूजा थी। वो अपनी माँ से नए नए व्यंजन बनाना सीखती और जब भी कुछ नया पकाती तो पूरे गांव में उसकी तारीफ होती। ऐसे ही एक दिन उसका सपना पूरा होने की मकाम पे था, क्योंकि गांव के सरपंच ने एक प्रतियोगिता की घोषणा की। सुनो 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 गांव वालों, हमारे यहाँ एक अनोखी प्रतियोगिता होने वाली है। अरे सरपंच जी, अब कौन सी नई प्रतियोगिता होने वाली है? बेस्ट शेफ की प्रतियोगिता। बेस्ट शेफ प्रतियोगिता मतलब खाना बनाने की प्रतियोगिता होगी? जी हाँ, आप सभी ने सही सुना। सरपंच जी, मेरा एक सवाल है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? अरे मीरा बेटा, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो, तुम तो इस प्रतियोगिता में जरूर हिस्सा लेना। जी सरपंच जी, मगर इस प्रतियोगिता में इनाम क्या होगा? इनाम? इसमें जो भी जीतेगा उसे शहर के सबसे बड़े होटल में शेफ बनने का मौका मिलेगा। ये सुनते ही मीरा के दिल की धड़कन तेजी से बढ़ने लगी। क्या हुआ मीरा बेटा, तुम इतनी खामोश क्यों हो? कुछ नहीं सरपंच जी, बस ये प्रतियोगिता मुझे जीतनी है। मेरा सपना है ये कि मैं एक बहुत बड़ी शेफ बनूं। अरे मीरा बहन, तुम तो इस गांव की कमाल की शेफ हो। प्रतियोगिता जीतने पर तुम शहर में भी जानी जाओगी। हाँ मीरा, कल्लू भैया बिल्कुल सच कह रहे हैं। तुम्हें तो इस प्रतियोगिता में जरूर हिस्सा लेना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सब लोग। मीरा तो इस गांव की शान है, हमारे गांव की होनहार लड़की। क्यों मीरा, तुम हिस्सा लोगी ना? जी सरपंच जी, आप सभी का साथ और आशीर्वाद हो तो मैं जरूर हिस्सा लूंगी और जीतने की कोशिश करूंगी। अरे बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कुछ ही दिनों में उस प्रतियोगिता के परीक्षक हमारे गांव में आने वाले हैं। हमारे गांव क्यों सरपंच जी? वो यहाँ की हर चीज का निरीक्षण करेंगे और कुछ सवाल भी पूछेंगे। तुम बिल्कुल भी डरना मत, सिर्फ उनके सवालों का सही सही जवाब देना। लेकिन ये परीक्षक आएंगे कहाँ से? शहर से कल्लू बेटा, वो शहर के जाने माने शेफ होंगे। मतलब शहर के इतने जाने माने शेफ यहाँ आएंगे हमारे पीपलपुर गांव में? मीरा की चिंता अब और बढ़ गई, क्योंकि जब सरपंच ने कहा कि वो शहर से इस गांव आएंगे तो मीरा को अपना घर याद आया। अपने घर को याद करते हुए वो मन ही मन सोचने लगी, वो जाने माने शेफ जब हमारे गांव आएंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे। मीरा, क्या हुआ? तुम मायूस क्यों हो? क्या तुम्हें इस प्रतियोगिता से डर लग रहा है? नहीं रीना दीदी, हमारे गांव में तो सब चूल्हे और घास से खाना पकाते हैं और शहर में तो सिलेंडर जैसी सुविधा होती है ना। क्या उन्हें घास और चूल्हे पर पकाया हुआ खाना पसंद आएगा? क्या धुएं और मिट्टी में पका हुआ हमारा पारंपरिक खाना वो स्वीकार करेंगे? इस बात से जरा चिंतित हूँ। बात तो सही है, पर तुम्हारे हाथों में जादू है मीरा, और तुम्हें अब अपना सपना सच कर दिखाना है। हाँ रीना दीदी, अब तो मैं परीक्षकों को प्रभावित करके जीत कर रहूंगी, मैंने तय किया है मन में। कुछ दिनों बाद पीपलपुर गांव में 3 नामी गिरामी शेफ परीक्षकों का आगमन हुआ। पूरे गांव में हलचल मची हुई थी। सभी गांव वाले परीक्षकों को देखने के लिए इकट्ठा हुए। परीक्षक मीरा के घर पहुँचे। क्या तुम ही मीरा हो? जी सर, मैं ही मीरा हूँ। क्या तुम्हारे गांव में सिलेंडर जैसी सुविधा नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ मिट्टी के चूल्हे और घास की मदद से ही खाना पकाते हैं। तो क्या तुम सच में सिर्फ इस चूल्हे की मदद से खाना पकाओगी? मैं इसी चूल्हे पर स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी, क्योंकि यही हमारी परंपरा है। मीरा, तुम इस प्रतियोगिता के नियम जानती हो ना? हम सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि ये भी परखेंगे कि तुम्हारी शैली कैसी है और तुम कितनी मेहनत करती हो। मैं जानती हूँ सर, और इसीलिए मैंने इस प्रतियोगिता में सहभाग लिया है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और अपना सपना पूरा करूंगी। कुछ समय में प्रतियोगिता शुरू हो गई। मीरा ने खाना पकाना शुरू कर दिया। उसने हाथों से सूखी घास ली और जलाने की कोशिश की, लेकिन गांव की तेज हवा
बार बार आग बुझा रही थी। क्या ये लड़की सच में खाना बनाएगी? हाँ, यही सवाल मेरे मन में भी है। क्या होगा, देखते हैं। बगैर गैस और आधुनिक सुविधा के कोई शेफ कैसे बन सकता है? अभी तो ये देखना है कि ये चूल्हा कब जलने वाला है और कब ये खाना पकाएगी। मीरा को ये बातें सुनाई दे रही थी। इस बार उसने घास को सही तरीके से जमाया और आग जलाई। थोड़ी देर में चूल्हे से तेज लौ उठी। यहाँ मीरा जीत चुकी थी। वो मुस्कुराने लगी और खाना पकाना शुरू कर दिया। अरे वो देखो, मीरा क्या बना रही है? मखमली बाजरे की रोटी बना रही है। देखो तो, वो रोटियां धीरे धीरे फूलते हुए कितनी अच्छी दिख रही हैं, है ना कल्लू भैया? अरे बिल्कुल, पर अब वो क्या बना रही है? अब वो मिट्टी की हांडी में घी में तड़के वाली दाल पका रही है। वाह, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। मीरा के बनाए हुए व्यंजन की सुगंध चारों ओर फैल गई। फिर मीरा ने बगीचे से टमाटर, धनिया और हरी मिर्च लाई और कुछ बनाने लगी। रीना जी, लगता है मीरा बेटी खास चटपटी सब्जी बना रही है शायद। हाँ सरपंच जी, बिल्कुल सही पहचाना। और वो देखिए, गुड़ और नारियल का हलवा भी बन चुका है। मीरा के बनाए हुए व्यंजनों से खूब अच्छी सुगंध आ रही थी, जिससे परीक्षकों का मन ललचने लगा और उस खुशबू से परीक्षकों की आंखें चमक उठी। वाह वाह, इस लड़की में कुछ तो बात जरूर है। जी हाँ, देखिए क्या खुशबू आ रही है इन व्यंजनों से। अरे वो देखो क्या हुआ, तेज हवा के कारण चूल्हा पूरा जलने लगा है। अब क्या होगा? अरे नहीं, अगर उसने जल्दी से आग नहीं बुझाई तो पूरा खाना जल जाएगा। बेचारी लड़की की पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। पूरा गांव अब घबराने लगा, क्योंकि आग बढ़ गई तो पूरी मेहनत जल जाएगी। लेकिन मीरा बिल्कुल भी नहीं घबराई। उसने झट से पानी से आग को नियंत्रित किया। उसकी सूझबूझ और समझदारी ने एक समस्या टाल दी। ये देख के परीक्षक और भी प्रभावित हुए। मेहनत और शैली तो लाजवाब थी मीरा की। हाँ, अब खाने का स्वाद बताएगा कि मीरा काबिले तारीफ है या नहीं, और वो बेस्ट शेफ कहलाने के लायक है या नहीं। तो देर किस बात की, चलिए अभी चखते हैं। परीक्षक मीरा के पास पहुँचे और उनके सामने गर्मा गर्म बाजरे की रोटी, घी वाली दाल, चटपटी सब्जी और मीठा हलवा था। लाजवाब मीरा, वाह बहुत खूब। मीरा, ये तो जादू है, क्या खूब हलवा बनाया है तुमने। परीक्षकों को खाना पसंद आया था, पर मीरा अभी भी चिंता में थी। उसका दिल धड़क रहा था, क्या वो जीत पाएगी? कुछ देर शांति के बाद मुख्य परीक्षक बोले, मीरा, तुमने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी लगन और हुनर से हमें प्रभावित किया है। तुम ये प्रतियोगिता जीत चुकी हो। आखिर मेरा सपना पूरा हुआ। इसी चूल्हे और घास ने मेरी आज मदद की, एक अच्छी शेफ बनने के लिए। वाह मीरा बेटा, हमें तुम पर नाज है। अभिनंदन मीरा, तुमने हमारे गांव का नाम रोशन किया है। अब तो हमें कुछ दावत देनी पड़ेगी मीरा। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू थे। मीरा ने साबित कर दिया कि सपने पूरे करने के लिए गैस सिलेंडर या महंगे साधनों की जरूरत नहीं होती। असली सफलता मेहनत, धैर्य और जुनून से मिलती है। गांव वालों ने उसे सिर पर उठा लिया। परीक्षक भी खुशी खुशी लौटे, लेकिन उनके साथ मीरा का नाम भी पूरे शहर में गूंज उठा। अब मीरा का सफर शुरू हो चुका था, गांव की मिट्टी से निकलकर दुनिया की सबसे बड़ी रसोई तक। शिक्षा, संसाधनों की कमी आपके सपनों की उड़ान नहीं रोक सकती। यदि आपके पास लगन और मेहनत है, तो आप किसी भी परिस्थिति में सफलता पा सकते हैं। दिनेश एक गरीब किसान है। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीमा और उसकी एक 17 साल की बेटी सिमरन है। तीनों लोग खेती का काम करके ही अपना पेट पालते हैं और उसी में खुश हैं। मैं बीज लेकर आ रहा हूँ, तुम दोनों तब तक बैलों को लेकर खेतों में जाओ। सीमा और सिमरन खेत पहुंचकर इंतजार करते हैं और दिनेश बीज लेकर आ जाता है। दिनेश इन्हीं बीजों को अपने खेत में बोने लगता है। सीमा और सिमरन भी बुआई के काम में उसकी मदद करते हैं। तभी एक आदमी उसके खेतों के पास से गुजरता है
और दिनेश को डांटता है। तुम इस नाबालिग बच्ची से क्यों काम करवा रहे हो? इसकी तो अभी पढ़ने लिखने और खेलने की उम्र है। ये मेरी बेटी है और अपने ही खेत में काम कर रही है। तुम्हारी बेटी ही क्यों ना हो, तुम इससे बाल मजदूरी नहीं करवा सकते। ये कानूनन अपराध है और तुम्हें इसके लिए जेल भी हो सकती है। कल से अपनी बेटी को स्कूल भेजना। अगर मुझे ये फिर से खेत में काम करते हुए दिखी तो मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा। वैसे भी मैं सरकारी विभाग में काम करता हूँ। उस आदमी की बात सुनकर दिनेश घबरा जाता है और सिमरन को स्कूल भेजने का फैसला लेता है। वो खेत को अधूरा जोता हुआ छोड़कर स्कूल जाता है और प्रिंसिपल से मिलता है। मुझे अपनी बेटी का दाखिला इस स्कूल में करवाना है। ठीक है, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। आप 20,000 रुपए एडमिशन फीस भर दीजिए, मैं आपकी बेटी का एडमिशन कर दूंगी। 20,000 रुपए की बात सुनकर दिनेश हक्का बक्का रह जाता है। आप 1 हफ्ते में फीस जमा कर दीजिए, फिर एडमिशन बंद हो जाएंगे। दिनेश ये सोचते हुए अपने खेत की तरफ आता है कि वो 1 हफ्ते में 20,000 रुपए का इंतजाम कहाँ से करेगा। वो खेत में पहुँचता है। कहाँ चले गए थे अचानक से? मैं स्कूल में सिमरन के एडमिशन के लिए पता करने गया था। वो लोग 20,000 रुपए एडमिशन फीस बता रहे थे। पर हम लोग इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? जो भी करना पड़े, बेटी का स्कूल में दाखिला तो करवाना ही पड़ेगा। और ये मैं जेल जाने के डर से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि सिमरन के भविष्य के लिए भी यही ठीक रहेगा। कब तक वो हमारे साथ खेतों में काम करेगी? दिनेश अब पैसे जुटाने की हर कोशिश करता है। वो लोगों से उधार मांगता है, पर गरीब होने की वजह से कोई भी उसे उधार नहीं देता। वो अपने जमा किए हुए सारे पैसे जोड़कर देखता है। ये तो सिर्फ 3,000 ही हैं। 2 दिन निकल गए हैं। अगर जल्दी ही पैसे नहीं जुटा पाया तो मेरी सिमरन इस साल स्कूल नहीं जा पाएगी। जब दिनेश के पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वो अपने घर का अनाज बेचता है। क्या कर रहे हैं जी आप? अनाज बेच देंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? अगर हमारे भूखे रहने से हमारी बेटी स्कूल जा सकती है तो मैं भूखा रहने के लिए खुशी खुशी तैयार हूँ। दिनेश अपने घर का सारा अनाज बेच देता है और उससे मिले पैसों से सिमरन का स्कूल में एडमिशन करवा लेता है और ये खुशखबरी घर आकर सभी को सुनाता है। दाखिला हो गया है। अब कल से मेरी बेटी स्कूल जाएगी और पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करेगी। अगले दिन से सिमरन स्कूल जाती है, पर जैसे ही वो स्कूल पहुंचती है, वो देखो, उस लड़की ने कितने गंदे कपड़े पहने हैं। छी, ये तो कहीं से भी स्टूडेंट नहीं लग रही है। इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये खेतों में काम करने वाली कोई मजदूर हो। सिमरन ने वही फटे हुए और मिट्टी से सने कपड़े पहने हुए हैं जिन्हें पहनकर वो खेतों में काम करने के लिए जाया करती है। तुम हमारे साथ मत बैठो, तुम्हारे कपड़ों से बदबू आ रही है। जाकर कहीं और बैठ जाओ। सिमरन को स्टूडेंट की ये बात बहुत बुरी लगती है और वो जाकर पीछे लास्ट बेंच पर बैठ जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, पर वो अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश करती है। स्कूल की छुट्टी होती है और एक मोटी लड़की सिमरन के पास आती है। तुम्हारे पास स्कूल ड्रेस नहीं है ना, इसलिए सभी तुमसे दूर भाग रही है। पर तुम चिंता मत करो, मेरे पास मेरी पुरानी ड्रेस है। मैं वो ड्रेस कल तुम्हारे लिए लेकर आ जाऊंगी। सिमरन को लगता है कि वो लड़की उसके साथ मजाक कर रही है। किसी की बात पर ज्यादा ध्यान मत देना। जब मैं शुरू में आई थी तो मोटी होने की वजह से सभी लोग मुझे बहुत चिढ़ाते थे। तब मैं भी बहुत रोई थी। पता है ये लोग मुझे क्या कहकर चिढ़ाते थे? क्या कहते थे? मोटी भैंस। देखा, तुम्हारा मूड ठीक कर दिया ना। अब घर जाओ, कल मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लेकर आऊंगी। और दोनों अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं। सिमरन को बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसे खुशी हो रही थी कि उसकी एक अच्छी दोस्त बन गई है। सिमरन खुशी खुशी घर जाती है और अपने दोस्त के बारे में अपनी माँ को बताती है। सीमा और दिनेश बहुत खुश हैं कि सिमरन दूसरे बच्चों से जल्दी ही घुलने मिलने लगी है और उसकी एक दोस्त भी बन गई है। अगले दिन जब सिमरन स्कूल जाती है तो वो मोटी लड़की पहले से वहाँ उसके लिए ड्रेस लेकर पहुँची हुई थी। ये लो,
वॉशरूम में जाकर ड्रेस चेंज करके आ जाओ। सिमरन ड्रेस चेंज करके आती है, पर ये ड्रेस उस पर बहुत ढीली हो रही है। इसके साथ ही उस ड्रेस को जगह जगह से चूहों ने काटा हुआ है, जिससे पूरी ड्रेस पर छेद हो रखे हैं। सभी स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाते हैं। वो देखो, उस लड़की ने कितने ढीले कपड़े पहने हुए हैं और कपड़ों पर छेद भी हो रखे हैं। हाँ, ये छेद देखकर तो लग रहा है कि ये कपड़े चूहों ने अपनी दावत में पहने थे। वो मोटी लड़की भी उन्हीं के बीच खड़ी है। ये देखकर सिमरन को लगता है कि उसने जानबूझकर सिमरन को ये फटी हुई ड्रेस दी है ताकि स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ा सकें। सिमरन रोते हुए स्कूल से चली जाती है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? सभी लोग मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? पर ये बात मैं घर पर नहीं बताऊंगी, नहीं तो मम्मी पापा को बहुत चिंता होगी। अब सिमरन मजाक बनने के डर से स्कूल जाना छोड़ देती है। वो सुबह घर से तो निकलती है पर स्कूल नहीं जाती है और 1 महीने तक ऐसा ही चलता है, जिससे प्रिंसिपल सिमरन का स्कूल से नाम काट देती है। जब ये बात दिनेश को पता चलती है तो वो सिमरन को बहुत डांटता है। तुम्हें पता है, तुम्हारे दाखिले के लिए हमने घर का अनाज तक बेच दिया और तुम स्कूल जाने की बजाय रास्ते में समय बर्बाद करती हो। तुम तो कह रही थी स्कूल में तुम्हारी एक अच्छी दोस्त बन गई है, फिर क्या हो गया? ये सब क्यों किया? सिमरन सारी बात बता देती है कि कैसे फटी ड्रेस होने की वजह से बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया और मजाक बनने के डर से उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। ये बात सुनकर तीनों लोग रोने लगते हैं। रोने से कुछ ठीक नहीं होने वाला है, हमें फिर से दाखिले के लिए पैसे जुटाने होंगे और स्कूल के लिए ड्रेस भी। आप पैसों के बारे में सोचिए, मैं ड्रेस का इंतजाम करती हूँ। दिनेश के पास अब ना तो बेचने के लिए अनाज बचा था, इसीलिए वो अपने आधी खेत को गिरवी रखता है और उससे मिले पैसों से सिमरन का फिर से दाखिला करवाता है। सीमा भी दिन रात मेहनत करके घास को बुनकर सिमरन के लिए स्कूल ड्रेस और स्कूल बैग तैयार करती है। सिमरन घास की स्कूल ड्रेस पहनकर और घास के बने बैग को लेकर स्कूल जाती है, पर फिर भी स्टूडेंट सिमरन का मजाक उड़ाते हैं। पर इस बार सिमरन किसी की बात पर ध्यान नहीं देती और मन लगाकर पढ़ाई करती है। मेरे पापा ने मेरी पढ़ाई के लिए खेत तक गिरवी रख दिए हैं। मैं एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाकर पापा को खुश कर दूंगी। एग्जाम का रिजल्ट आता है और सिमरन अपनी क्लास में फर्स्ट आती है। जो भी स्टूडेंट्स फटे कपड़ों की वजह से उसका मजाक उड़ाते थे, वो उससे माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो सिमरन, हमें लगता था कि सिर्फ नए कपड़े पहनकर ही पढ़ाई की जा सकती है, पर तुमने तो फटे हुए कपड़ों में ही क्लास में टॉप कर दिया। अच्छा, मैथ्स में हमारे कुछ डाउट्स हैं, उन्हें क्लियर करने में हेल्प करोगी ना? हाँ हाँ, जरूर करूँगी। क्लास में टॉप करने पर सिमरन को स्कॉलरशिप मिलती है, जिसमें उसकी फीस की माफी के साथ साथ स्कूल ड्रेस और कुछ नई बुक्स भी मिलती हैं। ये देखकर दिनेश और सीमा बहुत खुश होते हैं। हमारी बेटी ने तो कमाल कर दिया, खेत गिरवी रखने का अब मुझे कोई दुख नहीं है। अब तो कल से तुम नई ड्रेस पहनकर स्कूल जाओगी। नहीं माँ, मुझे आपकी बनाई हुई ये घास की ड्रेस ही पसंद है। इसी ड्रेस को पहनकर मैंने क्लास में टॉप किया था और इसी ड्रेस को पहनकर मैं आगे की पढ़ाई भी करूँगी। सिमरन घास के ड्रेस पहनकर स्कूल जाती है। अब वो और भी ज्यादा मेहनत करती है और आगे भी हर एक क्लास में टॉप करती है। सिमरन को कॉलेज से ही प्लेसमेंट मिलती है और वो अपनी जॉब की पहली कमाई अपने पापा दिनेश को देती है। ये लीजिए पापा, आज मेरी फर्स्ट सैलरी आई है। आज मुझे तुम पर बहुत गर्व हो रहा है। मैं आज जो भी हूँ आपके और माँ के प्यार और सपोर्ट की वजह से हूँ। सभी खुश हो गए और अपनी जिंदगी जीने लगे। सीताराम राजगढ़ गांव में रहता है। राजगढ़ गांव में सड़क आ जाने से गांव का विकास होना शुरू होता है। और कैसे हो सीताराम? सभी लोग शहर में काम ढूंढने जा रहे हैं, क्या तुम नहीं जाओगे? नहीं, मैं तो अपने ही गांव में रहकर कुछ काम कर लूंगा। पर तुम करोगे क्या? सोच रहा हूँ एक बड़ा सा घर बनाऊं और उसमें किराएदार रखकर अपना खर्चा चला लूं।
और तुम्हारे पास घर बनाने के लिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे? घास का घर बनाऊंगा। हाँ, ऐसा हो सकता है। घास की तो हमारे गांव में कोई कमी नहीं है। देखना, बड़े महल जैसा घर होगा मेरा। सीताराम जंगल जाता है और वहाँ से बहुत सारी सूखी घास लेकर वापस आता है और उस घास को बुनकर घर बनाने लगता है। कई दिनों तक दिन रात मेहनत करने के बाद सीताराम का घास का घर बनकर तैयार हो जाता है। कई दिन तक ढूंढने पर सीताराम को एक किराएदार मिलता है। मुझे 2 कमरे चाहिए। मैं अपने परिवार के साथ यहाँ आपके गांव के स्कूल में पढ़ाने आया हूँ। हाँ हाँ, आइए गुरुजी। इतना बड़ा घर आप लोगों के लिए ही तो बनाया है। आ जाइए। सीताराम किराएदार को घर दिखाता है। किराएदार को घर पसंद आता है। कुछ दिन बीतने के बाद, अरे सीताराम जी, आपके घर में तो बहुत सारे चूहे हैं। ये तो रात को ठीक से सोने भी नहीं देते। माफ कीजिए गुरुजी, मैं आज ही चूहेदानी लाकर सारे चूहों को भगा देता हूँ। सीताराम दुकान में जाकर चूहेदानी खरीदता है और चूहेदानी की मदद से जंगल में छोड़ कर आता है। कुछ दिन तक तो किराएदार को कोई भी शिकायत नहीं रहती, पर जैसे ही बारिश का मौसम आता है, बारिश का पानी सीताराम के घास के घर में घुसने लगता है, जिसकी शिकायत लेकर किराएदार फिर से सीताराम के पास आता है। सीताराम जी, अब नई समस्या खड़ी हो गई है। क्या बात है बताइए, आप खुद ही चलकर देख लीजिए। किराएदार सीताराम को अपने कमरे में लेकर जाता है, जहाँ पर छत से बारिश का पानी टपक रहा है। ये देखिए, थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि पानी टपकना शुरू हो गया। अब आप ही बताइए, बारिश के मौसम में तो यहाँ घर के अंदर बाढ़ ही आ जाएगी। माफ कीजिए गुरुजी, मैं इसका कुछ इलाज करता हूँ। सीताराम बाजार से एक बड़ा सा त्रिपाल और ताड़ पत्री खरीद कर लाता है, जिसे वो अपने घर के ऊपर रख देता है। लीजिए गुरुजी, अब आपकी पानी टपकने की समस्या भी खत्म हो गई। धीरे धीरे बारिश का मौसम शुरू हो जाता है और तेज मूसलाधार बारिश होने लगती है, जिससे सीताराम की छत का त्रिपाल और ताड़ पत्री दोनों ही फट जाते हैं और बारिश का पानी एक साथ घर में आ जाता है। किराएदार गुस्से में सीताराम के पास जाता है। देखिए सीताराम जी, अब तो हद ही हो गई है। घर का सारा राशन भीग गया है। ऐसे में कोई कैसे आपके इस घास फूस के घर में रह सकता है? अब माफ कीजिए गुरुजी, आगे से ऐसा नहीं होगा। माफी मत मांगिए, कुछ कीजिए। अगर आपने एक हफ्ते में ये घर ठीक नहीं किया तो मैं अपना कमरा छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी। आप मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं कुछ करता हूँ। सीताराम परेशान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि तभी उसे परेशान देखकर उसका दोस्त दिवाकर उससे पूछता है, क्या बात है, आज परेशान नजर आ रहे हो? हाँ, बारिश की वजह से घर के अंदर पानी घुस रहा है, जिससे किराएदार ने घर खाली करने के लिए कहा है। अब घास फूस का घर है तो पानी तो घुसेगा ही ना। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। तो कुछ टाट पट्टी या प्लास्टिक की ताड़पत्री लगाकर देखो। वो सब करके भी देख लिया, उनका भी कुछ फायदा नहीं हुआ। ठीक है, अगर तुम्हारी समस्या का कोई हल मिलेगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। दिवाकर इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और सीताराम फिर से सोच में पड़ जाता है कि वो कैसे अपने घर को बारिश में चूने से बचाए। कुछ दिन बीत जाते हैं, पर सीताराम कुछ भी नहीं कर पाता और बारिश का पानी घर में घुसने की वजह से अब किराएदार घर को खाली करने लगता है। गुरुजी, कुछ दिन और रुक जाइए। देखिए सीताराम जी, मैंने आपको एक हफ्ते का समय दिया था और 10 दिन बीत चुके हैं। आप खुद ही देख लीजिए, घर के अंदर पानी का तालाब बना हुआ है और इस तालाब में मैं अपने बच्चों के साथ कैसे रहूंगा? हे भगवान, बड़े मुश्किल से तो एक किराएदार मिला था, दूसरा किराएदार कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगा? और किराएदार मिल भी गया तो मैं इस टपकती छत का क्या करूंगा? सीताराम बहुत दुखी और निराश हो जाता है कि तभी उसके पास दिवाकर आता है। मुझे तुम्हारी समस्या का समाधान मिल गया है। क्या है, जल्दी से बताओ। दिवाकर सीताराम को एक किताब देता है। इस किताब का मैं क्या करूंगा? जब राम जी और सीता माँ वनवास गए थे
तब उन्होंने जंगल में एक जादुई घास के पौधे से घर बनाया था जो कि उन्हें सर्दी गर्मी से बचाता था। और भी कई चमत्कारिक गुण उस घास में है। किताब खोलकर देखो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। सीताराम किताब खोलकर उस जादुई घास के पौधे को देखता है और खुश हो जाता है। वो किताब को लेकर जंगल में जाता है और जादुई घास को ढूंढने लगता है कि तभी सीताराम के पीछे एक शेर पड़ जाता है। सीताराम शेर से खुद को बचाने के लिए तेजी से दौड़ता है और जाकर एक बहुत गहरे गड्ढे में गिर जाता है। सीताराम जब गड्ढे में थोड़ा आगे चलता है तो वो देखता है कि सामने कुछ चमक रहा है। सीताराम समझ जाता है कि ये वही घास है। जब वो उसके पास जाता है तो उसे वहाँ पर एक वानर दिखाई देता है। तुम्हें क्या चाहिए सीताराम? मुझे ये जादुई घास चाहिए। इसके लिए तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अगर उत्तर सही हुए तो तुम्हें ये जादुई घास मिल जाएगी। हे वानर रूप धारण किए हनुमान जी, आप सवाल पूछिए। राजा राम कितने साल के लिए वनवास गए थे? अब 14 साल के लिए। राजा राम का सबसे बड़ा शत्रु कौन था? अब लंकापति रावण। अब आखिरी प्रश्न, भगवान श्री राम को महापुरुष क्यों कहते हैं? क्योंकि एक राजा होते हुए भी उन्होंने अपने पिता के वचन की लाज रखने के लिए राजघराने को छोड़कर वनवास जाने का निर्णय लिया था। तुमने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। तुम जितना चाहे उतना जादुई घास ले जा सकते हो। जय हो सीता मैया की, जय हो रामचंद्र जी की। हे ईश्वर, मुझ गरीब पर अपनी कृपा बनाओ। जय हो प्रभु, आपने अपना चमत्कार दिखा दिया। जय हो सीता मैया, जय हो रामचंद्र जी की। सीताराम जादुई घास का एक बड़ा गड्ढा बनाकर घर ले आता है। सीताराम उस जादुई घास से अपने घर की छत बुनने लगता है। जैसे ही सीताराम उस जादुई घास से अपने घर की छत बनाता है, उसका पूरा घर जादुई घास का महल बन जाता है। अरे वाह सीताराम, ये तो चमत्कार हो गया। ये सब तो प्रभु रामचंद्र जी की कृपा है और तुम्हारी किताब के बताए हुए नुस्खे ने कमाल कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? अगर मुसीबत के समय में एक दोस्त दूसरे के काम नहीं आएगा तो दोस्ती ही क्या। आ जाओ, तुम्हें अंदर से अपना जादुई घास का महल दिखाता हूँ। सीताराम दिवाकर को अपना जादुई महल दिखाने के लिए ले जाता है। जब ये बात किराएदार को पता चलती है कि सीताराम के घास का झोपड़ा जादुई घास का महल बन गया है, तो वो अपना सारा सामान लेकर सीताराम के पास वापस आता है। मुझे माफ कर दीजिए सीताराम जी, मैं आपके घर को छोड़कर चला गया था और न जाने आपको क्या क्या कह दिया। कोई बात नहीं गुरुजी, उस वक्त मेरे घर की हालत भी ठीक नहीं थी और ऐसे पानी टपकने वाली छत में भला कोई कैसे रहेगा। पर अब मेरा घर बिल्कुल ठीक हो गया है। आप अपने पूरे परिवार के साथ वापस आ सकते हैं। किराएदार अपना सारा सामान और परिवार को लेकर सीताराम के जादुई घास के महल में वापस रहने के लिए आ जाता है। धीरे धीरे सीताराम के जादुई घास के महल के बारे में लोगों को पता चलता है और कुछ नए किराएदार रहने के लिए जादुई घास के महल में आने लगते हैं। एक बार मोहन नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और बेटी के साथ मेले से घूमकर वापस घर आ रहे थे। तभी एक दुर्घटना में उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। सभी लोग उसे दूसरी शादी करने को बोलते हैं, परंतु मोहन अपनी बेटी के लिए सौतेली माँ नहीं लाना चाहता था। माँ, तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी याद आती है। माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। पिताजी भी काम पर चले जाते हैं, मेरे पास कोई नहीं रहता। माँ, तुम वापस आ जाओ ना। एक दिन योगिता खाना बना रही थी और तेल उसके ऊपर गिर जाता है और उसका आधा चेहरा जल जाता है। ये देखकर मोहन को बहुत दुख होता है और वो सोचता है, अगर मैं इसके लिए दूसरी माँ ले आया होता तो ना इसे इतनी कम उम्र में खाना बनाना पड़ता और ना ही इसका चेहरा जलता। कुछ दिन बाद मोहन दूसरी शादी कर अपनी दूसरी पत्नी रीना को ले आता है और घर आके, योगिता मेरी बच्ची, देखो मैं तुम्हारे लिए किसे लेकर आया हूँ। योगिता भाग कर आती है और रीना के गले लग जाती है।
रीना योगिता का जला चेहरा देखकर डर जाती है और पूछती है, ये इसके चेहरे को क्या हुआ? उसे सारी बात बताता है। ये सब सुनकर रीना अपने कमरे में चली जाती है। रीना स्वभाव से बहुत चंट होती है। वो योगिता को बिल्कुल पसंद नहीं करती है और मोहन के सामने अच्छा बनने का नाटक करती है। एक दिन, अरे ओ बदसूरत, कहाँ है? मेरे लिए खाना ले आ और अपना चेहरा ढक के आना, समझी? समय बीतता गया और रीना भी माँ बन गई। उसने अपनी बच्ची का नाम खुशबू रखा। खुशबू के जन्म के कुछ दिन बाद ही मोहन का देहांत हो गया। अब तो रीना का अत्याचार और बढ़ गया था। एक दिन, माँ मेरे सारे कपड़े फट गए हैं, मुझे नए कपड़े दिला दो। तू कहीं की महारानी है जो तुझे नए कपड़े चाहिए? यही कपड़े पहन, समझी? समय बीतता गया और खुशबू भी बड़ी हो जाती है और वो भी योगिता पर अपनी माँ की तरह अन्याय करती है। हमेशा उससे काम करवाती और डांटती रहती थी, पर योगिता उन दोनों को बहुत प्यार करती है। तभी डाकिया एक खत लेके आता है। बेटी खुशबू, जरा पढ़ तो क्या लिखा है इस खत में? खुशबू खत पढ़ती है कि शहर से उसके पिताजी के दोस्त दिनेश अपने बेटे के साथ आने वाले हैं। ये सुनकर, अरे ये तो मोहन का वही करोड़पति दोस्त दिनेश है जो शहर में रहता था। इसके साथ मोहन अपनी उस बदसूरत बेटी योगिता की शादी करना चाहता था। वहाँ खड़ी योगिता भी ये सब सुन रही थी और बोली, माँ दिनेश चाचा आने वाले हैं, वो तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। ये सुनकर रीना बोली, चल जा यहाँ से और जंगल से लकड़ी ले आ, उन्हें हम चूल्हे का बना खाना खिलाएंगे। मोहन बताते थे कि उन्हें गांव के चूल्हे पर बना खाना बहुत पसंद है। ठीक है माँ, मैं अभी जाके लाती हूँ। ऐसा कहकर योगिता जंगल जाती है और लकड़ी चुनती है। तभी सामने उसे एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई देती है। वो बेहोशी की हालत में पानी पानी कह रही थी। योगिता उसके पास जाती है और, क्या हुआ माई, तुम्हें पानी पीना है क्या? हाँ बेटी, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दे। योगिता आसपास नजर दौड़ाती है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तो वो बूढ़ी औरत को बोलती है, माई यहाँ कुछ पीने का नहीं है, रुको मैं कुछ करती हूँ। थोड़ी दूर जंगल में चलने पर योगिता को एक तालाब दिखता है और वो पानी ला के उस बूढ़ी औरत को पिला देती है। पानी पीकर, खुश रहो बेटी, तुम तो मुझे जानती भी नहीं हो, फिर भी मेरी इतनी मदद की। बेटी, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। माई मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये जादुई गोल्डन चप्पल है, इसे पहनकर तुम जो मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा, पर इसका जादू पूरे दिन में सिर्फ एक बार होता है। सच में ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कहकर योगिता उस जादुई गोल्डन चप्पल को पहनती है और सोचती है, काश मेरा ये जला चेहरा ठीक हो जाए। उसके कहते ही उसका चेहरा एकदम ठीक हो जाता है और वो बहुत सुंदर हो जाती है। उधर घर पे उसकी सौतेली माँ गुस्से में उसका इंतजार कर रही थी। पता नहीं कहाँ मर गई ये लड़की। इतने में शहर से दिनेश और उसका बेटा आ जाते हैं। उन्हें देखकर रीना बहुत खुश होती है और अपनी बेटी खुशबू को योगिता बनाकर सामने ले आती है। मोहन की मौत की खबर सुनकर बहुत बुरा लगा था। उस समय मैं शहर से कहीं बाहर गया हुआ था। काफी दिन बाद मुझे पता चला। बड़ी मुश्किल से इसे पाला है, मैंने इसे एकदम सगी बेटी जैसा प्यार दिया है। आप चिंता न करें, अब ये हमारे घर की अमानत है। मैंने मोहन से वादा किया था कि मैं योगिता बेटी को अपने घर की बहू बनाऊंगा। ये सुनकर दोनों माँ और बेटी खुश हो जाते हैं कि दिनेश ने खुशबू को योगिता समझ लिया है। तभी योगिता वहाँ आ जाती है। वो बहुत सुंदर लग रही थी। दोनों माँ बेटी उसे देखते ही रह जाते हैं और दिनेश और उसका बेटा भी उसे देखते ही रह जाते हैं। तभी, अरे दिनेश चाचा, आप आ गए, आप कैसे हैं? तुम कौन हो और मुझे कैसे जानती हो? चाचा जी, मैं योगिता, आपके सबसे अच्छे दोस्त की बेटी। तुम योगिता हो तो ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन खुशबू है। ये सुनकर रीना का मुंह छोटा सा हो जाता है और दिनेश सब समझ जाता है कि रीना अपनी बेटी खुशबू को योगिता बनाकर उसके सामने लाई है ताकि वो अपनी बेटी की शादी उसके बेटे से करवा सके। भाभी, मुझे सब समझ आ गया है। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसा करते हुए।
और सारी बात योगिता को बताता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस। सारी बात सुनकर योगिता बोलती है, दिनेश चाचा, मेरी माँ और बहन दोनों बहुत अच्छे हैं। ये दोनों मुझे बहुत प्यार करते हैं। चाचा जी, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। आप अपने बेटे की शादी खुशबू से करवा दें, इसलिए माँ ने ऐसा किया। ये सब सुनकर रीना को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने योगिता के साथ कितना गलत किया, और अपनी गलती सुधारने के लिए वो सारा सच दिनेश को बताती है कि उसने कितना गलत किया है योगिता के साथ। और उसने ये भी बताया कि योगिता झूठ बोल रही है कि वो किसी और को पसंद करती है। योगिता मेरी बच्ची, तुमने बहुत दुख देखा है, पर अब और नहीं। तुम अब मेरी बहू हो और मेरे साथ शहर चलोगी। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, तुम बहुत अच्छी हो, पर मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। ये सब सुनकर योगिता अपनी माँ के गले लग जाती है। थोड़ी देर बाद रीना की नजर उसके गोल्डन चप्पल पे पड़ती है। वो योगिता से पूछती है, ये चप्पल तुम्हारे पास कहाँ से आई? और तुम्हारा चेहरा तो जला हुआ था, तो ये ठीक कैसे हो गया? योगिता अपनी सौतेली माँ को उस जादुई सोने के चप्पल के बारे में सब बताती है। ये सुनकर रीना बोलती है, इसलिए कहते हैं कि भगवान सब देख रहा है और अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है, इसलिए ही तुम्हें वो जादुई सोने की चप्पल मिली। और ऐसा कहकर उसके गले लग जाती है और बड़े धूमधाम से उसकी शादी कराती है। दयावती अपने बेटे नितिन के साथ रहा करती थी। उसे अपने बेटे की शादी की फिक्र थी। वह नितिन के लिए लड़कियों की तलाश किया करती थी, पर नितिन को तो आंचल पसंद थी। वह आंचल को बहुत प्यार करता था, पर आंचल उसे सिर्फ इस्तेमाल करती थी। वह उससे प्यार नहीं करती थी, ये वो जानता था, फिर भी आंचल से प्यार करता था और शादी करना चाहता था। नितिन, तू रोज लड़कियों को फेल कर देता है। जो भी लड़की तुझे दिखाती हूँ तो उसे नापसंद कर देता है। अब ऐसे नहीं चलेगा। पर जब मुझे कोई पसंद है ही नहीं तो मैं हाँ कैसे कह दूं? शादी तो तुझे करनी ही होगी। नितिन, अब मैं जो लड़की पसंद करूंगी उसी से तुझे शादी करनी होगी। जिंदगी मुझे बितानी है मम्मी, मैं किसी से शादी नहीं कर सकता। मुझे आंचल पसंद है। पर आंचल मुझे पसंद नहीं है, और अब जो लड़की मुझे पसंद आएगी वही तेरी जीवन संगिनी बनेगी। ये मेरा अंतिम फैसला है। नितिन और दयावती दोनों लड़की देखने जाते हैं, जहाँ काजल नाम की लड़की दयावती को पसंद आ जाती है और दयावती नितिन का रिश्ता काजल से कराने का फैसला कर लेती है। दयावती काजल और नितिन की शादी करा देती है और काजल को बहू बनाकर घर ले आती है। काजल का स्वागत बहुत धूमधाम से होता है, पर नितिन ने बेमन से काजल से शादी की होती है। वो अपनी माँ के कहने पर शादी तो कर लेता है, पर वो काजल को बिल्कुल पसंद नहीं करता। देख नितिन, अब तेरी शादी हो गई है और काजल ही तेरी जीवन संगिनी है। अब तुझे अपना जीवन काजल के साथ बिताना है। तू अपना वैवाहिक जीवन अच्छी तरह से बिताना और इसे कोई दुख ना हो, ये जरूर ध्यान रखना। नितिन बेमन से हाँ कह देता है और अपना वैवाहिक जीवन काजल के साथ शुरू कर देता है। एक दिन काजल कुछ थका थका सा महसूस करती है और अचानक से पलंग पर बैठ जाती है। क्या हुआ काजल? तुम आज बहुत थकी थकी सी लग रही हो। तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं माँ जी। क्या हुआ? नितिन ने तुमसे कुछ कहा? नहीं माँ जी, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। फिर क्या बात है? कुछ नहीं माँ जी, बस कुछ टाइम से उल्टियाँ हो रही हैं और उल्टी का सा मन हो रहा है। नहीं बेटा, डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। माँ जी, चूरन वगैरह ले लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। दयावती काजल को ले जाती है और वहाँ जाकर काजल के गर्भवती होने का पता चलता है। दयावती बहुत खुश होती है और काजल को बहुत बधाई देती है। बहुत बहुत बधाई हो बेटा, तुमने आज मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। अब मैं दादी बन जाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। दयावती और काजल घर आ जाते हैं। काजल यह खबर नितिन को देना चाहती है और उसका कमरे में इंतजार करती है कि तभी नितिन आ जाता है। सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या कहना है? जल्दी कहो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है जिसे सुनकर आप बहुत खुश हो जाएंगे। बातों को मत घुमाओ,
और साफ साफ कहो कि बात क्या है। आप पापा बनने वाले हैं। क्या कह रही हो, पता भी है तुम्हें? हाँ, आप खुश नहीं हुए? इसमें खुशी की कोई बात नहीं है। मुझे इस बात से खुशी नहीं है। मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। अब नितिन काजल को अनदेखा करने लग जाता है और उससे दूर दूर रहने लगता है। ना ही उसका ख्याल रखता है और ना ही उससे बात करता है। काजल को यह रवैया बहुत अजीब लगता है। आप मुझसे दूर दूर क्यों रह रहे हैं? आखिर मेरी गलती क्या है? जब से मैंने आपको गर्भवती होने के बारे में बताया तब से आपका रवैया ही बदल गया है। ऐसा क्यों? काजल, अब मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। हमारी शादी से पहले मैं एक आंचल नाम की लड़की से प्यार करता था। उसको बहुत पसंद करता था। मैंने तुमसे प्यार किया ही नहीं। क्या कह रहे हैं? अगर आपने मुझसे प्यार नहीं किया तो मुझसे शादी क्यों की? तुम माँ को बहुत पसंद हो। माँ की मर्जी के आगे मेरी नहीं चली। माँ के कहने पर मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। पर आज मैं आंचल को पसंद करता हूँ, तुमको पसंद नहीं करता। काजल के पैरों तले तो जमीन खिसक जाती है और वह बेसुध होकर पलंग पर बैठ जाती है। काजल, तुम अब अपने मायके चली जाओ और अपने बच्चे का ध्यान रखना। मैं तुम्हारे बच्चे को स्वीकार नहीं कर सकता। कल ही आंचल यहाँ रहने आ जाएगी। काजल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नितिन काजल को उसके मायके छोड़ आता है और अगले दिन आंचल आ जाती है। आंचल घर में रहने तो लगती है पर घर परिवार वालों का बिल्कुल ध्यान नहीं रख पाती, जो कि नितिन को पसंद नहीं आता। एक दिन दयावती आंचल से परेशान होकर कहती है, नितिन, ये तुम्हारा फैसला था। मैं इस फैसले में कुछ नहीं कर सकती। पर काजल एक ऐसी लड़की थी जो परिवार के हर सदस्य का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखती थी। काजल सबके साथ घुल मिल गई थी। उसको घर की हर एक चीज की फिक्र रहती थी। पर आंचल तो उससे बिल्कुल विपरीत है। उसे तो सिर्फ अपनी फिक्र रहती है, परिवार की नहीं। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। रात को मैंने एक सपना देखा था जिसमें महावर लगे पैर पीछे की तरफ जा रहे थे। हाँ, सच है। दिवाली का समय चल रहा है और हमारे घर की लक्ष्मी काजल को तूने घर से बाहर निकाल दिया है। हमारे घर की लक्ष्मी काजल है, आंचल नहीं। नितिन सोच ही रहा होता है कि काजल उसका किस तरह से ध्यान रखा करती थी। हमेशा उसकी फिक्र करती थी, पर आंचल ऐसा नहीं करती। एक दिन नितिन आंचल को किसी बात पर डांट देता है तो आंचल घर छोड़कर चली जाती है। नितिन, दिवाली का समय आ रहा है। घर की लक्ष्मी को घर ले आ बेटा, नहीं तो बहुत बुरा होगा। घर की लक्ष्मी दिवाली के वक्त घर से बाहर है, ये अच्छी बात नहीं है। आंचल तुझसे प्यार नहीं करती थी। अगर उसको तुझसे प्यार होता तो वो इस तरह घर छोड़कर नहीं जाती, इस परिवार को अपना मानती। हाँ माँ, मुझे एहसास हो गया है कि काजल के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। आज मेरी वजह से वो कितनी दुखी है। मेरी खुशी के लिए वो बिना कुछ कहे अपने मायके चली गई। आज से वही मेरी जीवन संगनी है। मैं आंचल को भूल जाऊंगा और काजल के साथ जीवन व्यतीत करूंगा और उसे हमेशा खुश रखूंगा। नितिन काजल को उसके घर से काजल से माफी मांगकर ले आता है। दोनों में सुलह हो जाती है। दिवाली के दिन काजल अपने घर आकर दिवाली मनाती है। अब दोनों को आपस में कोई शिकायत नहीं होती और नितिन काजल से प्यार करने लगता है और उसका बहुत ध्यान रखता है। रमेश अपने ठेले पर हरे धनिये रखकर ग्राहकों को आवाज लगा रहा था, अरे ताजी ताजी हरे धनिये ले लो। बिट्टू नाम का एक ग्राहक रमेश के पास आकर कहता है, भैया, मुझे 10 रुपए का हरा धनिया दे दो। रमेश ने 10 रुपए लेकर हरे धनिये उस ग्राहक को दे दिए। भैया, 10 रुपए के इतने कम हरे धनिये? भैया, महंगाई बहुत है। अब इतनी भी महंगाई नहीं है। ये क्यों नहीं कहते कि तुम मनमानी कीमत लगाकर ग्राहकों को ठग रहे हो? भैया, मेरी बात का विश्वास करो, मुझे थोक में स्वयं ये हरे धनिये बहुत ही महंगे पड़े हैं। इस पूरे गांव में केवल जमींदार ही हरे धनिये की सप्लाई करता है। रमेश की बात सुनकर बिट्टू दूसरे दुकानदार के पास चला गया और दुकानदार को 10 रुपए देते हुए बोला, भैया, 10 रुपए के हरे धनिये दे दो। दुकानदार ने बिट्टू को 10 रुपए में धनिये दे दिए। बिट्टू वो हरे धनिये लेकर रमेश के पास आकर कहता है, तुमने 10 रुपए के मुझे थोड़े से हरे धनिये पकड़ा दिए
और उस दुकानदार ने मुझे 10 रुपए के इतने ढेर सारे धनिये दिए। लाओ, मेरे पैसे वापस करो, मुझे तुम्हारे हरे धनिये नहीं खरीदने। और मैं तो क्या, तुमसे इस गांव में कोई भी हरा धनिया नहीं खरीदेगा। तुमने तो लूट मचा रखी है। बिट्टू क्रोधित होकर वहाँ से चला गया। रमेश शाम को अपने घर पर जाकर अपनी पत्नी स्वाति से बात करने लगता है। मेरी समझ में नहीं आता स्वाति कि दुकानदार सस्ते में ढेर सारी धनिया ग्राहकों को कैसे दे देते हैं। इससे मेरी दुकानदारी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आपको पता नहीं कब अकल आएगी। अरे आप ये क्यों नहीं समझते कि वो जमींदार आपको महंगे हरे धनिये बेचता है और उन बड़े दुकानदारों को सस्ते हरे धनिये देता है। लेकिन इससे जमींदार को क्या फायदा होगा? जरा सोचिए, कुछ समय पहले हमारे गांव में हरे धनिये के ना जाने कितने ठेले थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो सारे ठेले समाप्त हो गए। अब इस गांव में केवल आप ही ठेले पर हरा धनिया रखकर बेचते हैं। जिस दिन आप भी इस धंधे को बंद कर देंगे, उस दिन दुकानदार मनमानी रेट में ग्राहकों को हरे धनिये बेचेंगे। तुम ठीक कहती हो स्वाति, मुझे इस बारे में जमींदार से बात करनी होगी। अगले दिन रमेश गांव के जमींदार के पास चला गया। रमेश को देखकर जमींदार ने कहा, क्या बात है रमेश, कल ही तो तुम मुझसे हरे धनिये लेकर गए थे, क्या इतनी जल्दी तुमने वो बेच दिए? मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करने के लिए आया हूँ। क्या हुआ, सब ठीक तो है? जमींदार साहब, सारे गांव के दुकानदारों को आप ही हरे धनिये बेचते हैं, मगर कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि सारे दुकानदार कम रेट में ग्राहकों को हरे धनिये ज्यादा देते हैं। ये तो अच्छी बात है रमेश, तुम भी कम रेट में ग्राहकों को बेचो। जमींदार साहब, दुकानदार ऐसा तभी कर सकते हैं जब आप उन्हें सस्ते में और मुझे महंगे में हरे धनिये दे रहे हो। तुमने बिल्कुल सही कहा रमेश, क्योंकि जितने भी दुकानदार हैं वो सब नगद में मुझसे हरे धनिये खरीदते हैं और बड़े पैमाने पर इसका कारोबार करते हैं, और तुम ठेला लगाकर उन सब की दुकानदारी खराब करते हो। इसीलिए तुम आज से हरे धनिये बेचना बंद कर दो। ये तो बहुत गलत बात है जमींदार साहब, इसका मतलब मेरी पत्नी बिल्कुल सही कह रही थी। आप छोटे दुकानदारों को खत्म करके बड़े दुकानदारों को बढ़ावा दे रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? आज से तुम्हें कोई हरा धनिया वनिया नहीं मिलेगा। जाओ, जाकर कोई और धंधा देखना शुरू कर दो। जमींदार ने रमेश को अपमानित करके अपनी हवेली से बाहर निकाल दिया। अगले दिन से रमेश ने ठेला लगाना बंद कर दिया और बड़े दुकानदारों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी। कुछ दिन बाद बिट्टू एक दुकानदार के यहाँ पर हरा धनिया लेने के लिए आया। मुझे 10 रुपए के धनिये दे दो। दुकानदार ने ना के बराबर धनिया बिट्टू को पकड़ा दिए। अरे ये क्या, 10 रुपए के इतने कम हरे धनिये? इतने रुपए में सिर्फ इतने ही मिलेंगे। जानते भी हो हरे धनिये के रेट आसमान छू रहे हैं। मैं इतने महंगे हरे धनिये नहीं खरीद सकता। तो फिर अपने भोजन में हरे धनिये खाना बंद कर दो। रमेश इस दृश्य को बहुत गौर से देख रहा था। वो निराश होकर अपने घर पर आकर बैठ गया कि तभी गांव के बलिया नाम के एक बुजुर्ग वहां पर आ गए। अरे बलिया चाचा, आप अचानक यहाँ कैसे? तुम्हारे साथ जमींदार ने बहुत ही गलत किया। जमींदार को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब क्या कहूँ चाचा, मैंने सुना है कि किसी जमाने में आप अपने खेतों में बड़ी तादाद में हरे धनिये उगाया करते थे। उस दौर में मैं दुकानदारों को हरा धनिया मुफ्त में दे देता था। लेकिन अब जमाना बदल गया है ना चाचा। जमाना चाहे भले ही बदल गया हो रमेश, लेकिन हरे धनिये का जादुई गांव आज भी है। ये सुनकर रमेश बुरी तरह से चौंक जाता है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा चाचा। रमेश, गांव के सभी लोग ये समझते हैं कि मैं अपने खेत में हरे धनिये उगाया करता था, लेकिन ये सच नहीं है। सच तो ये है कि मैं उस दौर में हरे धनिये के गांव से लेकर आता था, जो कि एक जादुई गांव है। उस जादुई हरे धनिये के गांव का द्वार कहाँ खुलता है, ये केवल मैं जानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम उस जादुई हरे धनिये के गांव में जाओ
और वहां से हरे धनिये लेकर सारे गांव में मुफ्त में बांटो। उसके बाद तुम चमत्कार देखना। बलिया चाचा, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? नहीं रमेश, हमारे गांव से कुछ दूर एक तालाब है जो कि भूत प्रेत के नाम से प्रसिद्ध है। तुम उस तालाब के अंदर कूद जाना। तुम स्वयं जादुई हरे धनिये के गांव में पहुंच जाओगे। और हाँ, इस रहस्य को अपने तक ही सीमित रखना। इतना कहकर बलिया चाचा वहां से चले गए। जहां तक बलिया चाचा को मैं जानती हूँ, वो कभी झूठ नहीं बोलते। तुम्हें एक बार ऐसा करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि उस जमींदार की दुकानदारी इस गांव में जड़ से ही समाप्त हो जाए। रमेश बलिया चाचा की बताई हुई जगह पर चला गया और उस तालाब को गौर से देखने लगा। रमेश उस तालाब के अंदर कूद गया। उसने स्वयं को एक अजीबोगरीब गांव में पाया। रमेश ने देखा कि उस गांव में सुख सुविधा की हर वस्तु मौजूद थी, मगर वो सब हरे धनिये के ही बने हुए थे। रमेश आश्चर्यचकित रह जाता है। ये तो बड़ा ही अजीबोगरीब गांव है। यहाँ तो हर वस्तु हरे धनिये की बनी हुई है। तभी रमेश के कानों में एक व्यक्ति की आवाज टकराई। तुमने सही कहा, ये जादुई हरे धनिये का गांव है। रमेश ने देखा कि वो व्यक्ति साइकिल पर बैठा हुआ था और उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं यहाँ से हरे धनिये ले जाना चाहता हूँ। तुम यहाँ से जितने भी हरे धनिये ले जाना चाहते हो ले जाओ। यहाँ से हरे धनिये ले जाने की कीमत नहीं चुकानी पड़ती। रमेश बहुत सारे हरे धनिये लेकर तालाब के किनारे आ पहुँचा और तालाब के अंदर कूद गया। तालाब के अंदर कूदते ही रमेश ने अपने गांव में प्रवेश कर लिया। अरे वाह, जादुई हरे धनिये के गांव से आने और जाने का रास्ता तो बड़ा ही आसान है। अब मैं रोज वहां से हरे धनिये लाकर गांव में मुफ्त में बांटूंगा। रमेश उस दिन से गांव में मुफ्त धनिया बांटने लगा। कुछ दिन बाद एक ग्राहक रमेश से आकर कहता है, अरे भैया, तुम्हारे यहाँ के हरे धनिये में कोई दवाई मिली हुई है क्या? नहीं तो क्या हुआ, सब ठीक तो है। मेरी पत्नी के पेट में बहुत दर्द रहता था, लेकिन जब से उसने तुम्हारे हरे धनिये को भोजन में डालना शुरू किया, तब से वो बिल्कुल ठीक है। इतना बोलकर वो व्यक्ति रमेश को बहुत सारे पैसे देकर चला गया। कुछ दिन के बाद रमेश के लाए हुए हरे धनिये खाने से रमेश के गांव के बीमार लोग सही होने लगे और रमेश को बतौर इनाम बहुत सारे पैसे देकर जाने लगे। जमींदार गुस्से से आग बबूला हो उठा और अपने आप से कहा, आखिर ये दो कौड़ी का रमेश अपने आप को समझता क्या है? इसकी वजह से मेरा सारा धंधा चौपट हो गया। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगा। इतना कहकर जमींदार गुस्से से बाजार में उस जगह पर चला गया जहां पर रमेश अपना ठेला लगाता था। रमेश, तुम्हारी वजह से मेरा धंधा चौपट हो गया है। मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूँ। इस गांव को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रमेश को कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लेना जमींदार। क्या कहना चाहते हो तुम? रमेश के लाए हुए हरे धनिये खाने से गांव के तमाम बीमार लोग स्वस्थ हो गए और रमेश हमसे हरे धनिये के पैसे भी नहीं लेता है। तुम सब पागल हो गए हो। ये मुफ्त में हरे धनिये जरूर देता है, लेकिन गांव के ना जाने कितने मूर्ख लोग इसके हाथ में बहुत सारे पैसे रखकर चले जाते हैं। क्या कभी उसके बारे में सोचा है तुमने? क्योंकि उनके परिवार में बरसों से बीमार लोग रमेश के हरे धनिये खाने से ठीक हो जाते हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? कभी तुमने इससे पूछा है कि आखिर रोज रोज इतने ढेर सारे हरे धनिये लाता कहां से है? मुझे विश्वास है कि ये जरूर कहीं से चोरी करके लाता होगा। तभी वहां पर बहुत से लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। उस भीड़ में से एक व्यक्ति जमींदार से कहता है, कहीं से भी लाता हो, हमें इस बात से क्या लेना देना। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि इसके हरे धनिये खाने से लोग ठीक हो रहे हैं। अब यहाँ से सीधे तरीके से चले जाओ जमींदार, नहीं तो ये भीड़ देख रहे हो ना, ये तुम्हें मारने के लिए ही एकत्रित हुई है। भीड़ देखकर जमींदार बुरी तरह से डर गया
और वो चुपचाप वहाँ से चला गया। जमींदार इतना डर गया कि अगले दिन वो गांव छोड़कर ही चला गया। रमेश की पत्नी स्वाति रमेश से कहती है, मैंने आपसे कहा था ना कि बलिया चाचा कभी झूठ नहीं बोलते। तुमने सही कहा था स्वाति। तभी वहाँ पर बलिया चाचा आ गए और रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए रमेश की ओर देखकर बोले, क्या कहा था मैंने तुमसे? उस जादुई हरे धनिये के गांव से हरे धनिये लाने के बाद उसका चमत्कार देखना। बलिया चाचा की बात सुनकर रमेश और उसकी पत्नी दोनों हंसने लगते हैं। नीलिमा के पिता की मौत के बाद उसके घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी और इसलिए उसने एक चाइनीज भेल का ठेला लगाना शुरू कर दिया। नीलिमा खुद रोज चटनियां बनाया करती थी और न्यूडल्स को भी फ्राई किया करती थी। शाम के ठीक 5 बजे वो अपना ठेला खोला करती थी। दीदी, मुझे एक चाइनीज भेल दे दो। मुझे भी। मुझे 2 भेल पार्सल चाहिए। नीलिमा के ठेले पे आते ही ग्राहकों की भीड़ लग जाया करती थी। नीलिमा एक एक करके सारे ग्राहकों को चाइनीज भेल दिया करती थी। दीदी, बहुत टेस्टी हैं। मजा आ गया। कल हम वापस आएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल आना। नीलिमा की होममेड चटनी और नूडल्स का टेस्ट दूसरी दुकानों से अलग था और वही उसके ग्राहकों को पसंद आता था। कुछ ही घंटों में नीलिमा का सारा सामान खत्म हो जाया करता था। फिर वो घर लौट आती। ये लो माँ, आज की कमाई। वाह, आज तो तुमने 600 रुपए कमाए हैं। हाँ, आज चटनी और नूडल्स ज्यादा बनाए थे। अच्छा है, कल से ऐसे ही ज्यादा बनाना। ठीक है माँ। नीलिमा चाहे जितना भी ज्यादा सामान बनाए, उसका ठेला खुलते ही सब कुछ धड़ाधड़ खत्म हो जाया करता था। एक दिन नीलिमा अपने घर पे बैठकर सोच रही थी कि उससे क्या करना चाहिए। माँ, जितनी भी ज्यादा चटनी बनाओ या जितनी भी ज्यादा नूडल्स फ्राई करो, सब खत्म हो जाते हैं। ये तो अच्छी बात है ना बेटा। वो तो है, पर कुछ ग्राहकों को हमेशा खाली हाथ लौटना पड़ता है। वो तो है ही, अब क्या कर सकते हैं? मेरे पास एक आइडिया है। अच्छा, और वो क्या है? दीदी, आप रेडीमेड नूडल्स और चटनी भी खरीद लिया करो। बीच बीच में अपनी चटनी के साथ वो भी मिक्स कर दोगी तो किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसे कैसे पता नहीं चलेगा? अरे माँ, दीदी के नूडल्स के बीच में अगर रेडीमेड नूडल्स हो तो कैसे कोई बता सकता है कि कौन सा दीदी का है और कौन सा रेडीमेड? वैसे बात में तो दम है, पर फिलहाल मैं ये नहीं करूँगी। फिलहाल मैं और भी ज्यादा नूडल्स बनाऊंगी। हाँ, यही सही है नीलिमा। अगले दिन से नीलिमा ने पहले से दुगनी शेजवान चटनी बनाई और पहले से दुगने नूडल्स फ्राई किए। उम्मीद है अब सबको मिलेगा। सारा सामान लेकर नीलिमा अपने ठेले पर गई और इस दिन नीलिमा के ठेले पे एक फेमस फूड ब्लॉगर आई। हम आए हैं दीदी की चाइनीज भेल खाने। सुना है बहुत टेस्टी है। देखते हैं। वाह, ये तो लाजवाब है। आप सभी को नीलिमा दीदी की चाइनीज भेल टेस्ट करनी चाहिए। इस फूड ब्लॉगर का वीडियो वायरल हो गया और हर कोई जो वीडियो देखता वो नीलिमा के ठेले पर पहुंच जाता। अब नीलिमा को वापस नूडल्स और चटनी कम पड़ने लगी थी। एक चाइनीज भेल दे दो दीदी। भैया, सब कुछ खत्म हो गया है, आप कल आ जाइए। नीलिमा को कस्टमर को खाली हाथ वापस भेजना अच्छा नहीं लग रहा था। उस रात जब वो घर लौटी, माँ, उस वायरल वीडियो की वजह से ग्राहक और भी बढ़ गए हैं। बहुत अच्छा है बेटा। वो तो है, पर आज भी सब कुछ खत्म हो गया। मुझे कस्टमर को खाली हाथ वापस भेजना पड़ा। अरे दीदी, आपको बोल तो रही हूँ, मेरा आइडिया यूज करो। हाँ हाँ, वही सोच रही हूँ। कल बाजार से सब ले आऊंगी। ये हुई ना बात। अगली सुबह नीलिमा बाजार से शेजवान चटनी का कैन और नूडल्स के बड़े बड़े पैकेट ले आई। फिर नीलिमा ने अपने रोज की चटनी बनाई और साथ ही नूडल्स भी फ्राई किए। ये सारी चीजें लेकर वो अपने ठेले पर गई। रोज की तरह नीलिमा के ठेले खोलते ही ग्राहक जमा हो गए। मुझे 2 चाइनीज भेल पार्सल। मुझे भी एक।
मुझे भी एक। नीलिमा का हाथ चलता ही रहा। धीरे धीरे डिब्बे में चटनी कम होती जा रही थी। लगता है मुझे वो बाजार वाली चटनी भी मिला देनी चाहिए और नूडल्स भी। फिर नीलिमा ने अपनी चटनी में बाहर वाली चटनी मिला दी और फ्राइड नूडल्स में बाजार वाले फ्राइड नूडल्स मिला दिए। मुझे 2 चाइनीज भेल चाहिए। हाँ हाँ, दे रही हूँ। नीलिमा पहले की तरह सारे ग्राहकों को चाइनीज भेल बना बना कर खिला रही थी। दीदी, स्वाद में कुछ अलग है, पहले जैसा नहीं है पर अच्छा है। नीलिमा खुश थी कि उसके ग्राहकों को बाजार वाले सामान का स्वाद भी पसंद था। फिर क्या था, हर दिन नीलिमा बाजार के शेजवान चटनी और नूडल्स को अपने बनाए हुए सामान में मिला देती थी। किसी को स्वाद में अंतर समझ नहीं आया क्या? नहीं माँ, उल्टा सब चाव से खा रहे थे। अच्छा है, लगता है छाया का आइडिया काम कर गया। माँ खुश थी कि नीलिमा की मेहनत कम हो गई थी। धीरे धीरे नीलिमा बहुत कम सामान बनाती थी और ज्यादा से ज्यादा सामान बाहर से खरीदती थी, लेकिन अब भी उसके ठेले पे भीड़ थी। फिर एक दिन नीलिमा के ठेले के बगल में अशोक ने चाइनीज का ठेला खोला। वो शेजवान चटनी और नूडल्स सब बाजार से लाता था। नीलिमा के कस्टमर्स ने अशोक की चाइनीज भेल भी चखी। ये तो बिल्कुल नीलिमा दीदी की तरह है। क्या सच में? एक एक करके सारे कस्टमर्स ने अशोक की भेल चखी और उन्हें वो भी अच्छी लगी। अशोक बड़ा ही शातिर था। वो कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचना चाहता था, तो उसने चाइनीज भेल का दाम 10 रुपए से घटाकर 8 रुपए कर दिया। अरे वाह, बस 8 रुपए में? सही है। वैसे भी दोनों के स्वाद एक जैसे ही हैं। वो भी है। और कम दाम होने की वजह से अशोक के ठेले पे कस्टमर्स की भीड़ लग गई और देखते ही देखते नीलिमा का ठेला खाली था। आज पहली बार नीलिमा का सामान खत्म नहीं हुआ था। वो मायूस होकर घर लौटी। क्या हुआ? अशोक ने मेरे बगल में चाइनीज भेल का ठेला खोल रखा है और दाम 8 रुपए कर दिए। अब मेरे पास कोई नहीं आ रहा। तो दीदी, आप भी दाम घटा दो। पर उससे मुनाफा कम नहीं होगा। कोई बात नहीं, पर कम से कम सब बिकेगा। हाँ। अगले दिन नीलिमा ने नया बोर्ड लगाया। उसने चाइनीज भेल का दाम 7 रुपए कर दिया। 7 रुपए का बोर्ड देखकर कस्टमर्स नीलिमा के ठेले की ओर गए। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। अशोक ने अपना दाम घटाकर 5 रुपए कर दिया है। 5 रुपए में चाइनीज भेल? अब तो मैं 2 खाऊंगा। और एक बार फिर सारी भीड़ अशोक के ठेले की ओर मुड़ गई। नीलिमा ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कई घंटों तक वही बैठने के बाद नीलिमा घर लौटी। मेरा आइडिया काम किया ना दीदी? नहीं, अशोक ने दाम 5 रुपए कर दिए। अभी भी सारा सामान वापस आया। मैं 5 रुपए से नीचे दाम नहीं घटा सकती। तो अब क्या करे? मुझे तेरी सुननी ही नहीं चाहिए थी। मेरा चाइनीज भेल का ठेला अच्छा भला चल रहा था। जहाँ मैंने लालच के चक्कर में बाजार से सामान लाया, वही मेरा डूबना शुरू हो गया। मुझे लालची नहीं बनना चाहिए था। लेकिन अब तू क्या करेगी? वापस वही जो पहले करती थी। खुद चटनी और नूडल्स बनाकर चाइनीज भेल बनाऊंगी, पूरी ईमानदारी से। अगले दिन नीलिमा ने शेजवान चटनी और नूडल्स बनाना शुरू कर दिया और फिर शाम को वो अपने ठेले पर पहुंची। नीलिमा ने बोर्ड चेंज किया और 10 रुपए लगा दिया और उसके ऊपर लिख दिया होममेड। कुछ देर तक नीलिमा के ठेले पर कस्टमर्स नहीं थे, पर फिर एक औरत आई। आपकी चाइनीज भेल महंगी क्यों है दीदी? मेरी चटनी और नूडल्स होममेड है। ऐसा स्वाद आपको मार्केट के नूडल्स और चटनी में नहीं मिलेगा। एक चाइनीज भेल दीजिए ना। हाँ। नीलिमा ने उस औरत को चाइनीज भेल दिया। वाह, बहुत अच्छी है। आज तक ऐसी चाइनीज भेल नहीं खाई। धीरे धीरे नीलिमा के रेगुलर कस्टमर्स ने चाइनीज भेल चखी। ये तो एकदम पुरानी वाली है। मजा आ गया। और फिर क्या था, सारे कस्टमर्स नीलिमा के चाइनीज भेल के ठेले पर लौट आए। अशोक के ठेले पर दाम कम था, पर कोई वहाँ भटकता भी नहीं था। अशोक सोचता रहा कि वो क्या कर सकता है, पर नीलिमा के ओरिजिनल चाइनीज भेल का तो तोड़ ही नहीं था। एक बार फिर नीलिमा का व्यापार बढ़ा
वो खुश थी और फिर कभी भी उसने अपने व्यापार में लालच को आने नहीं दिया। भैरवपुर गांव, जहां शिक्षा का नामो निशान नहीं था, बच्चे या तो खेतों में जानवरों को चराते थे या गलियों में खेलते रहते। गांव के पुरुष ताश और गप्पों में समय बिताते, जबकि औरतें घरेलू कामों में उलझी रहती। पढ़ाई लिखाई को यहाँ समय की बर्बादी समझा जाता था। भाई, ये पढ़ाई लिखाई तो बड़े लोगों के चोचले हैं। हमारे बच्चों को खेत में काम करना चाहिए, तभी पेट भरेगा। पढ़ाई से कौन सा सोना उग लेंगे ये बच्चे? चलाना तो इन्हें हल ही है खेतों में। लेकिन गांव में एक ऐसी महिला थी जिसने अपनी बेटी नेहा के साथ मिलकर इस अंधकार में शिक्षा की ज्योत जलाने का सपना देखा था। माँ, गांव के बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते? मुझे तो पढ़ाई में बहुत मजा आता है। बेटी, पढ़ाई को लोग बेकार समझते हैं, लेकिन ज्ञान से ही तो अंधेरा दूर होता है। एक दिन हम इस गांव में स्कूल जरूर बनाएंगे। माँ, मैं भी आपकी मदद करूंगी। विद्या ने अपने आंगन में ही एक छोटी सी पाठशाला शुरू कर दी। धीरे धीरे रामू, गुड्डू, पिंकी और राधा जैसे कुछ बच्चे पढ़ने आने लगे। रामू, बताओ बेटा, क के बाद कौन सा अक्षर आता है? ख। शाबाश, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। नेहा दीदी, पढ़ाई में इतना मजा आता है। हाँ पिंकी, पढ़ाई से ही तो सपने पूरे होते हैं। जमींदार अपनी बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं। मुखिया उनके पास बैठा है। रघुनाथ बाबू, विद्या तो गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी है। क्या? पढ़ाई लिखाई से इन गवारों का क्या काम? अगर ये पढ़ लिख लिए तो मेरे खिलाफ आवाज उठाने लगेंगे। कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये आग पूरे गांव में फैल जाएगी। तभी वहाँ विद्या अपनी बेटी नेहा के साथ आती है। रघुनाथ बाबू, अगर आप गांव की एक छोटी सी जमीन हमें दे दें तो हम बच्चों के लिए स्कूल बना सकते हैं। स्कूल, वो भी इस गांव में? तुम गांव वालों को बिगाड़ना चाहती हो क्या? बच्चों को पढ़ना चाहिए, यही तो उनका हक है। चुप रहो लड़की, पढ़ाई से ये लोग कामचोर बन जाएंगे, गांव की रीत नहीं बदलेगी। जाओ यहाँ से। वो दोनों निराश होकर वहाँ से चली जाती हैं। विद्या अपना घर बेचने के बारे में नेहा से बात करती है। माँ, हम अपना घर क्यों बेच रहे हैं? बेटी, अगर बच्चों की पढ़ाई के लिए अपना घर भी बेचना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। सपने कुर्बानी मांगते हैं। कुछ दिन बाद विद्या ने घर बेचकर खेत के किनारे छोटी सी जमीन खरीदी और वहाँ झोपड़ी बनाकर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। जमींदार को ये सब सहन नहीं हुआ। उसने मुखिया को अपने पक्ष में कर लिया और विद्या के स्कूल को मिट्टी में मिलाने की साजिश रचते हुए बुलडोजर लेकर झोपड़ी को गिराने लगा। बच्चे डरकर भागने लगे। नेहा दीदी, ये क्या हो रहा है? माँ! विद्या ये सब देख नहीं पाती। सदमे से उसकी सांसें थमने लगती हैं। अगले दिन विद्या बिस्तर पर लेटी थी। बेटी, सपने अधूरे मत छोड़ना। इतना बोलकर विद्या की आंखें बंद हो जाती हैं। नेहा फूट फूट कर रो पड़ती है। नेहा अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देती है। माँ, मैं तुम्हारा सपना जरूर पूरा करूंगी। इस गांव में स्कूल जरूर खुलेगा। गांव के कुछ लोग बैठे होते हैं। नेहा वहां आती है। चाचा, बुआ, मेरी माँ का सपना था कि गांव के बच्चे पढ़ें। मैं अकेले ये सपना पूरा नहीं कर सकती। मुझे आप सबकी मदद चाहिए। नेहा, हम गरीब लोग हैं, हम कैसे मदद कर सकते हैं? बस बच्चों को मेरे पास भेज दो। और हाँ, अगर आप सब मिलकर खेत से कुछ केले के पत्ते ला सकें तो। केले के पत्ते? ये क्या करेगी? हम केले के पत्तों से स्कूल बनाएंगे। गांव की औरतें और बच्चे चौंक कर नेहा को देखने लगते हैं। कुछ देर बाद बच्चे केले के पत्ते तोड़ रहे होते हैं। नेहा उन्हें समझा रही थी। रामू, पत्ते ध्यान से तोड़ना ताकि बड़े पत्ते सलामत रहें। नेहा दीदी, ये पत्ते स्कूल बनाने में कैसे काम आएंगे? मुझे नहीं पता रामू, लेकिन माँ कहती थी कि कोशिश करने से कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। पिंकी और राधा भी पत्ते जमा कर रही होती हैं।
नेहा दीदी, ये स्कूल कितना हरा होगा ना? हाँ पिंकी, ये हमारा सपना है और सपने रंगों से नहीं इरादों से पूरे होते हैं। तभी एक वृद्ध साधु वहाँ आता है। बेटी, ये इतने सारे केले के पत्ते क्यों तोड़ रही हो? बाबा, मेरी माँ का सपना था कि गांव में स्कूल खुले, लेकिन जमींदार ने उसे उजाड़ दिया। अब मैं केले के पत्तों से स्कूल बना रही हूँ। केले के पत्तों से स्कूल? ये कैसे संभव है? बाबा, मुझे नहीं पता, लेकिन माँ ने कहा था कि अगर दिल से कुछ चाहो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। बेटी, तुम्हारे केले के पत्तों का स्कूल जरूर बनेगा। ईश्वर तुम्हारी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। नेहा और बच्चे केले के पत्तों से स्कूल बनाने का प्रयास करने लगते हैं। रामू, पत्तों से छत बनाओ और हाँ, दीवारों के लिए इन बड़े पत्तों को खड़ा करो। नेहा दीदी, बैठने के लिए क्या करें? बैठने के लिए भी केले के पत्तों की चटाई बना लेते हैं। बच्चे हंसते हुए काम में लग जाते हैं। देखते ही देखते एक झोपड़ी जैसी संरचना तैयार हो जाती है। नेहा दीदी, हमारा स्कूल तो बन गया। हाँ रामू, ये बस शुरुआत है। तभी जमींदार वहाँ आकर हंसने लगता है। ये स्कूल नहीं, नाटक है। जब तेज हवा चलेगी तो सब उड़ जाएगा। अचानक रात को तेज आंधी आई। केले के पत्तों से बना स्कूल चरमराने लगा। नेहा और बच्चे सहमे हुए थे। भगवान, मेरी माँ का सपना मत तोड़ना। तेज हवा चलने लगती है। पत्तों की दीवारें गिरने लगती हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। नेहा थककर स्कूल के पास बैठकर रोते रोते सो जाती है। अगली सुबह नेहा की आंखें खुलती है कि केले के पत्तों से एक अद्भुत स्कूल बन गया था, जहां क्लासरूम और यहाँ तक कि कंप्यूटर तक मौजूद थे, और वो सब अद्भुत तरीके से केले के पत्तों से ही बने थे। हर कोना ज्ञान से भर गया था। केले के पत्तों का स्कूल पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। नेहा दीदी, देखो, हमारा स्कूल तो पहले से भी अच्छा हो गया। नेहा मुस्कुराकर आसमान की ओर देखती है। माँ, आपका सपना अब जरूर पूरा होगा। स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। तभी कुछ पत्रकार वहाँ पहुँचते हैं। नेहा जी, आपने केले के पत्तों से स्कूल बनाकर इतिहास रच दिया। ये मेरी माँ का सपना था, मैंने सिर्फ उसे सच किया है। रात के समय जमींदार रघुनाथ सिंह हाथ में मशाल लिए स्कूल के पास पहुंचता है। बस बहुत हो गया, अब तो स्कूल को खत्म करना ही होगा। मैं रात में यहाँ आग लगा दूंगा। जैसे ही वो स्कूल में आग लगाने की कोशिश करता है, अचानक उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो जमीन पर गिर जाता है। अरे, ये क्या हो रहा है? मेरे हाथ पैर ये काम क्यों नहीं कर रहे? जमींदार दर्द से कराहने लगता है और रोने लगता है। नेहा का स्कूल अब फल फूल रहा था। कई बच्चे पढ़ लिखकर बड़े पदों पर काम कर रहे थे। मैम, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत हूँ। आपने हमें पढ़ाया, हमसे उम्मीद नहीं छोड़ी। तुम सबने मेरा सपना साकार किया है। अब तुम अपने गांव का नाम रोशन कर रहे हो। नेहा जमींदार के पास जाती है। रवि, जो अब डॉक्टर है, वो भी साथ होता है। रवि, ये रघुनाथ सिंह जी हैं, इनका इलाज करो। ये तो वही लड़का है जो कभी मेरे खेतों में काम करता था। अब ये डॉक्टर बन चुका है। रवि जमींदार का इलाज करता है और कुछ समय बाद वो ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद जमींदार नेहा के सामने हाथ जोड़कर कहता है, नेहा बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम्हारी माँ की जमीन छीनी, तुम्हारा मजाक उड़ाया और तुम्हें रोका। मेरी ही वजह से तुम्हारी माँ समय से पहले चल बसी, लेकिन तुमने फिर भी मेरी मदद की। क्योंकि मैं शिक्षित हूँ और तुम अशिक्षित थे। शिक्षित और अशिक्षित में यही फर्क होता है। बदले की भावना हमें अपाहिज बना देती है। शिक्षित लोग बदला नहीं लेते, वो समाज को बदलने की कोशिश करते हैं। नेहा बच्चों के साथ खेल रही होती है। तभी अचानक वही साधु आता है जिसने नेहा को पहले आशीर्वाद दिया था। बाबा, आप तो वही साधु महाराज हैं जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था।
बेटी, तुम्हारी हिम्मत और लगन देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ था। वैसे जिसके अंदर सच्ची हिम्मत और लगन होती है उसे चमत्कार की जरूरत नहीं होती। आपका आशीर्वाद ही था बाबा, जिससे मेरा सपना पूरा हो गया। अब तुम्हारा केले के पत्तों का स्कूल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया है। तुमने साबित कर दिया कि शिक्षा से बड़ा कोई चमत्कार नहीं। साधु नेहा को आशीर्वाद देकर चला जाता है। बागपुर नाम का एक गांव था जिसके इर्द गिर्द सिर्फ नदियां थी। इस गांव के सामने ही ज्ञानपुर नाम का गांव था। बागपुर में स्कूल ना होने के कारण वहां के बच्चे हर दिन नाव से नदी पार करके ज्ञानपुर में आया करते थे, जहां पर एक ज्ञानपुर हाई स्कूल नाम का स्कूल था। उस स्कूल में रियान नाम के टीचर पढ़ाते थे, जिन्होंने अपनी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से की थी। तो बच्चों, याद रखना, हम पहले बंदर थे, फिर धीरे धीरे हमारा विकास हुआ और हम इंसान बन गए। मगर सर, मेरे पिताजी तो कहते हैं कि हम पहले से ही इंसान थे। हमें ईश्वर ने खुद अपने हाथों से बनाया है। तुम्हारे पिताजी ये इसलिए कहते हैं बेटा, क्योंकि उन्हें ये बात पता ही नहीं है। इस दुनिया में कोई ईश्वर है ही नहीं। ये दुनिया हजारों सालों से बनती आ रही है अपने विज्ञान के हिसाब से। और कोई सवाल बेटा? नहीं सर। रियान हर दिन देखता था कि बच्चे दिन ब दिन स्कूल कम आ रहे हैं, खासकर पास के गांव बागपुर से। रियान नाव में बैठकर बागपुर आ जाता है ताकि वो जान सके कि ऐसा क्या है जिस वजह से बागपुर के बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। रियान को एक बच्चा दिखाई देता है जो कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था। वो बच्चा अपने पिता के साथ ईंटों और रेत में काम कर रहा था। बेटा, तुम कई दिनों से स्कूल नहीं आए हो। नहीं आएगा मेरा बेटा। यहाँ खाने के लिए खाना नहीं है और नाव से स्कूल भेजने के लिए पूरे दिन की कमाई हम कैसे दे दें? मगर बच्चों की पढ़ाई भी तो जरूरी है ना। नहीं हो पाएगी सर जी, हमें माफ कर दीजिए। मेरा बच्चा मेरी ही तरह अब मजदूर बनेगा इसी गांव में। जब रियान ये सब देखता है उसका दिल टूट जाता है और इस बात को लेकर वो बागपुर के प्रधान के पास पहुंचता है और उनसे कहता है, इस गांव में अब तक स्कूल क्यों नहीं बना है? बच्चों को एक गांव से दूसरे गांव इस बहती नदी को पार करके आना पड़ता है। नहीं बनेगा सर जी, सरकार पैसा ही नहीं भेजती है तो स्कूल कैसे बनाए? अपनी जेब से पैसे डालकर तो नहीं बना सकता हूं ना। और रही बात नाव के किराए की, वो तो सब मेरे ही हैं। तो एक व्यापारी होने के नाते मैं अपना मुनाफा तो देखूंगा ही ना। सरकार पैसे भेजती है, भले ही मैं दूसरे गांव से इस गांव में आया हूं, मगर आपके बारे में भी मैंने लोगों की बातें सुनी है। जो सरकार पैसे भेजती है उन्हें आप अपनी जेब में डालते हैं और उन्हीं से आपने नाव के व्यापार में एकाधिकार कर लिया है। देखिए सर जी, आप आए हैं दूसरे गांव से ना, ऊपर से शिक्षक हैं, इसलिए थोड़ी इज्जत दे रहा हूं। और अब इज्जत से कह रहा हूं कि आप चुपचाप अपने गांव चले जाइए। यहाँ कुछ नहीं बनने वाला, स्कूल तो भूल ही जाइए। रियान निराश हो जाता है और अपने घर रात के समय सोचता है कि कैसे इन बच्चों की मदद करूं। वो अपना फोन उठाता है और अपनी दोस्त हीर को कॉल लगाता है। हीर इंग्लैंड से फोन उठाती है। हाँ रियान, बोलो ना। रियान अपनी सारी समस्या अपनी दोस्त हीर से बताता है, जिसे सुनकर हीर उससे कहती है, मुझे रियान एक बात नहीं समझ आती। तुमने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, फिर भी तुम एक छोटे गांव में टीचर की नौकरी कर रहे हो। तुम्हें तो यहाँ कोई भी नौकरी दे देता, उसमें भी तुम अब दूसरे गांव की समस्या लेकर बैठे हो। मेरे पिताजी ने कहा था कि एक इंसान को प्रगति करने के लिए, एक इंसान के विकास के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। इसीलिए तो उन्होंने अपने सारे जमा किए हुए पैसों को मेरी शिक्षा में लगा दिया। शिक्षा छोटे गांव में बहुत महंगी है और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, मगर बागपुर में तो कोई स्कूल ही नहीं है। क्या चाहते हो रियान? कहो, मैं किस तरह से तुम्हारी मदद करूं? मैं चाहता हूं कि तुम थोड़े पैसों की मेरी मदद कर दो, जिससे मैं बागपुर में स्कूल खड़ा कर सकूं। रियान, जब तुमने बात की ना, तभी मुझे याद आया कि इंडिया में ही मेरे पिता की कंपनी पानी में तैरने वाली इमारतें बना रही है। मैंने सुना है
उन्होंने एक स्कूल भी बनाया है, मगर वो शहर में किसी काम का नहीं है। शायद वो तुम्हारे काम आ जाए। बिल्कुल, ये तो मेरी पूरी समस्या का समाधान है हीर, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। बिल्कुल चिंता मत करो, 3 दिन में वो तैरता हुआ स्कूल तुम्हारे गांव में पहुंच जाएगा, वो भी तैरते हुए। शुक्रिया हीर, बहुत बहुत शुक्रिया। रियान 3 दिन तक इंतजार करता है। हर दिन स्कूल में पढ़ाने के बाद वो नदी किनारे जाकर खड़ा हो रहा था। जैसे ही तीसरा दिन आता है, रियान एक बड़े से इमारत को एक बड़े से पत्थर के ऊपर आते देखता है। थोड़ी देर में वो तैरता स्कूल नदी किनारे आकर रुक जाता है। रियान देखता है कि स्कूल की छतों पर सोलर पैनल लगे हुए हैं, जिससे ये स्कूल बिना तेल के ही अपने आप एक किनारे से दूसरे किनारे तक जा सकता है। अब रियान अपना खुद का स्कूल खोल चुका था, जो बागपुर से लेकर ज्ञानपुर दोनों जगह के बच्चों को पढ़ा रहा था। बागपुर में वही आदमी जो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहा था, अपने बच्चे को तैरते स्कूल में छोड़ने आया था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से अब मेरा बेटा आगे की शिक्षा ले पाएगा। ईश्वर तुम्हारा भला करे। ईश्वर का तो नहीं पता, मगर आप मुझे शुक्रिया मत कहिए। बस अब आगे से अपने बच्चे को समय पर इस तैरते स्कूल में भेज दिया कीजिएगा। रियान तैरते स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगता है और दूसरी ओर प्रधान का कामगार अम्बी नाव के व्यापार की खबर लेकर प्रधान के पास पहुंचता है। आओ आओ अम्बी, आज तो अच्छी खबर लेकर आए हो ना। प्रधान जी, जब से आपने नाव से जाने आने की कीमत बढ़ाई है, तब से ही व्यापार खराब चल रहा है। गांव वालों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया है। तो उससे मेरा क्या लेना देना? ना भेजें अपने बच्चों को स्कूल में। अनपढ़ रहेंगे तो अपने माँ बाप की तरह ही मेरी गुलामी तो करेंगे। नहीं करेंगे प्रधान जी। रियान कोई तैरते हुए स्कूल को बागपुर में लेकर आया है। करीब 2 हफ्ते हो चुके हैं और जब से वो तैरता स्कूल आया है, तब से धंधा मंदा हो गया है और धंधा भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो। इसीलिए मुझे पढ़े लिखे लोग पसंद नहीं। हमेशा मेरे रास्ते का रोड़ा बन जाते हैं। क्या तैरता स्कूल सच में तैरता है? हाँ, सच में पानी में तैरता है। ये स्कूल रखता कहाँ पर है? नदी के किनारे, यहीं बागपुर में। सुबह उठते ही वो फिर से उसे लेकर आता है ताकि कोई उस स्कूल को नुकसान न पहुंचा सके। इसीलिए वो तैरते स्कूल को थोड़े पानी में रखता है। मानना पड़ेगा, रियान के पास बुद्धि तो है। अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि मेरी ये दाढ़ी मूछे ऐसे ही सफेद नहीं हुई। अम्बी, तेल के गैलन का इंतजाम करो। क्यों प्रधान जी? बताता हूँ, सब बताता हूँ। रियान तैरता हुआ स्कूल बागपुर की नदी में रखता है और स्कूल किनारे से थोड़ी दूर पर होता था। रात को अम्बी और प्रधान बहुत सारे तेल से भरे गैलनों के साथ नदी किनारे आते हैं। अब देखता हूँ ये रियान स्कूल को कैसे बचाता है। आप क्या करने की सोच रहे हैं? इस तेल के गैलन को पानी में उड़ेलना शुरू कर दो। हम पानी में ही आग लगा देंगे, जिससे धीरे धीरे आग स्कूल तक पहुंच जाएगी। ये गलत है प्रधान जी। तुझे अपने बारे में नहीं सोचना क्या? तो खुद सोच, अगर ये सारे गरीब बच्चे पढ़ने लग जाएंगे तो ये सब तेरे बच्चे से ज्यादा पढ़े लिखे हो जाएंगे और आगे चलकर तेरे लिए और तेरे बच्चों के लिए काम करने से मना कर देंगे। बात तो आप सही कह रहे हैं प्रधान जी। प्रधान और अम्बी तेल के गैलनों को पानी में पलटना शुरू कर देते हैं। अम्बी अपनी जेब से माचिस निकालता है और प्रधान को दे देता है। ये लीजिए प्रधान जी, माचिस। तुझे लगता है अगर तू आग नहीं लगाएगा तो तेरे ऊपर इसका पाप नहीं लगेगा? तू और मैं, हम दोनों इस पाप के भागी हैं अम्बी। प्रधान माचिस जलाकर पानी में फेंक देता है और पानी में भयंकर आग लग जाती है। सुबह का सूरज उगने को था। प्रधान और अम्बी पास में एक छोटी सी चट्टान पर जाकर चढ़ गए थे, जहां से वो दोनों स्कूल की आग में निपट जाने का इंतजार कर रहे थे। रियान जैसे ही नदी किनारे आता है,
वो आग देखकर स्तब्ध रह जाता है। आग, आग! ये आग तो स्कूल की तरफ जा रही है। अब मैं क्या करूं? ये स्कूल इन बच्चों का भविष्य है। रियान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो अपनी दोस्त हीर को कॉल करता है। हीर, किसी ने नदी में आग लगा दी और वो आग धीरे धीरे स्कूल के पास पहुंच रही है। बताओ, जल्दी बताओ, क्या करूं मैं? मुझे माफ कर देना रियान, मगर अब इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। अब बस ईश्वर से प्रार्थना करो कि वो आग स्कूल के पास पहुंचने से पहले ही रुक जाए या बारिश आ जाए। ये तो ठंड का मौसम है ना। बारिश आने में तो अभी 4-5 महीने बाकी हैं। मैं तुम्हारी मदद इसमें नहीं कर पाऊंगी रियान। रियान फोन काट देता है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो आसमान की ओर देखता है और अपनी आंखें बंद करके कहता है, हे ईश्वर, अगर तू सच में है तो इन बच्चों के भविष्य को जलने से बचा। मैं जो कभी तुझ पर विश्वास नहीं करता, तुझसे प्रार्थना करता हूँ, इस आग को स्कूल तक पहुँचने मत दीजिए। हे ईश्वर, मेरी प्रार्थना सुनिए। हे ईश्वर, मेरी पुकार सुनिए। रियान के प्रार्थना करते ही जनवरी के महीने में काले बादल पूरे गांव को घेर लेते हैं और तेजी से बारिश शुरू हो जाती है। आग स्कूल के पास पहुंचने से पहले ही बुझ जाती है। प्रधान जी, ये बारिश कैसे? पता नहीं अम्बी। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि आसमान से बिजली टूटकर उन पर आ गिरती है। रियान का स्कूल बच जाता है और आगे से हमेशा वो स्कूल आबाद रहता है।